वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा जो हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आई मीन फॉर द अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक, ताकि आम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो ये जो वीडियो है हमने मंकी पॉक्स के बारे में बनाया है। एंड इस वीडियो में हमने मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल में बात की है कि मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है और इसका क्या लक्षण है और क्या इसका उपचार है और कैसे हम एक दूसरे को इससे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बाद ये दूसरी एक महामारी है जो विकराल रूप लेते जा रही है। एंड अभी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो हमने आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए हितों में ध्यान रखते हुए बनाया, ताकि हम सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा सकें कि हम कैसे इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये केवल सामान्य नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। और कोई भी इलाज और ट्रीटमेंट का जो निर्णय है वो इन्फॉर्मेशन जो हम यूट्यूब पे लेते हैं या गूगल पे लेते हैं या अन्य इंटरनेट मीडिया पे लेते हैं, उस नॉलेज के आधार पे, उस जानकारी के आधार पे हमें कोई भी ट्रीटमेंट डिसीजन नहीं लेना है। और हमेशा हमें एक एक्सपर्ट्स के साथ या एक अच्छे अनुभवी चिकित्सक के साथ मिलकर ही कोई भी इलाज का शुरू या करना है या कोई दवाई शुरू करनी है। दोस्तों, वायरस जो है एक बहुत ही विचित्र एक क्रिएशन है और ये ना हम इसे जीवित मान सकते हैं ना इसे मृत मान सकते हैं। तो एक ऐसा जीव, एक ऐसा कीटाणु जो ना मृत है ना जीवित है, उस भी परिभाषा से परे है। और एक छोटे से इस विषाणु के सामने पूरी दुनिया घुटनों पर है। पहले कोरोना महामारी ने हमारा ये दिखाया और अब ये अन्य वायरस जो हैं ये अपना रूप दिखा रहे हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो छोटे विषाणु हैं जो मृत और जीवित की परिभाषा से परे हैं, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये CDC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये लास्ट टाइम 9 अगस्त को अपडेट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि टोटल दुनिया में अभी तक 31,800 केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। और उनमें से 31,425 जो केसेस हैं वो उन देशों में पाए जा रहे हैं जहाँ ये सामान्यता नहीं मिलता था। और इस टाइम टोटल 89 यानी कि 99 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। और उनमें से 82 ऐसी कंट्री हैं, 82 ऐसी देश हैं जहाँ पे ये बीमारी पहले नहीं पाई जाती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बीमारी जो है एक विकराल रूप और महामारी का रूप लेती जा रही है। तो इसमें जो 99% जो केसेस हैं वो उन देशों से आ रहे हैं जहाँ पे ये पहले नहीं मिलती थी। सो ये कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा किस तरह से ये वायरस जो है, ये मंकी पॉक्स बीमारी जो है वो नए नए क्षेत्रों में, नए नए देशों में एकदम से फैलती जा रही है। सो दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, सो सारी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक जिसमें हैरिसन जो हमारी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है उससे ली गई है, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसमें CDC, WHO, NHS UK और अदर जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की वेबसाइट है उनसे ली गई हैं। इनका सबका शेयर मैं इस वीडियो के लिंक जो है मैं वीडियो के अंत में शेयर कर दूंगा और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकूंगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और या आपको इन फैक्ट्स को अपने कंफर्म करना है तो आप उन लिंक्स पे जा सकते हैं और अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका से रिपोर्ट हो रहे हैं जो 9,492 हैं, जो CDC की वेबसाइट में लास्ट जो 9 अगस्त को अपडेट हुए हैं। और बाकी उसके बाद स्पेन, जर्मनी जो है वो स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जो है वो इसके बाद हैं, जिसमें 5,000, 2,000 केसेस आ रहे हैं। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो
यहाँ पर जो डाटा अवेलेबल है और यहाँ पर टोटल हमारे पास अभी तक 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये डाटा 9 अगस्त का है। परंतु अगर हम अपने जनसंख्या को देखें और अगर इस बीमारी की फैलने की रफ्तार देखें तो यह बीमारी जल्दी से फैल सकती है और एक भयावह रूप ले सकती है। दोस्तों हमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बीमारी से लड़ने का जो सबसे बेहतर और कारगर हथियार होगा वो होगा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और वही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि WHO ने इसको ऑलरेडी 5 जुलाई को एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी ही इसको एक पेंडेमिक या महामारी का डेफिनेशन दे दिया जाएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उससे पहले ये बीमारी कंट्रोल हो जाए और ये उस स्थिति तक हम ना पहुँचें। तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ है जो बार डायग्राम है, ये दिखा रहा है कि केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं। 17 मई को पहला केस हुआ था और अगर आप अभी देखें तो लेटेस्ट जो है लगभग 1200 केसेस के करीब केसेस की जो स्पाइक्स है वो रिपोर्ट हो रही है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को दिखाने का उद्देश्य जो है वो है कि आप लोग समझ सकें कि बीमारी कैसे फैल रही है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इस बीमारी से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और इसका क्या निदान है और क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। दोस्तों, जो मंकी पॉक्स है ये इसका नाम जो है वो इससे है कि सबसे पहले जो इसका जो खोज हुई थी, जो इसको पाया गया था वो मंकीज़ के अंदर या जो पेट चिंपैंजीज थे उनके अंदर पाया गया था, इसलिए इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। परंतु जो रोडेंट्स हैं, लाइक जो एक मैमल्स हैं, जो बाल वाले रोडेंट्स हैं जिनके अगले दांत नुकीले होते हैं जो ग्रो करते हैं, लाइक कॉमनली जो हमें मूषक मिलता है या चूहा मिलता है वो रोडेंट का ही एक ग्रुप है। तो ये इसका एक रेजरवायर है। तो रेजरवायर या उसका जो रेजरवायर वो जानवर या चीज़ है जो इस बीमारी को या इस वायरस को अपने अंदर रखता है और औरों को फैलाता है, पर खुद में उसके लक्षण नहीं होते हैं। तो इसका एक्चुअली मंकी पॉक्स या इसको हम कह सकते हैं कि रोडेंट पॉक्स, पर इसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम है वो मंकी पॉक्स ही है। तो सबसे पहले जो मंकी पॉक्स जो केस रिपोर्ट हुआ था वो 1970 में हुआ था। एंड एज ए सेड कि जो रोडेंट्स हैं जो जिनके दांत आगे के नुकीले होते हैं, 2 दांत, और हमेशा ग्रो करते रहते हैं दांत जो, तो रोडेंट्स वो इसका एक रेजरवायर है, वो इसका एक भंडार है जो इस बीमारी को अपने में रखते हैं और एक रोडेंट से दूसरे रोडेंट में देते हैं और उनमें ज़्यादा लक्षण नहीं आते। परंतु जब वो वायरस अन्य लोगों के या अन्य जानवरों के या हमारे इंसानों के कांटेक्ट में आता है तो हमें इसकी बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो मंकी पॉक्स का जो एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था या ज़्यादा केसेस आए थे वो 2003 में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हुए थे, जब जब 70 से ज़्यादा केसेस एक साथ रिपोर्ट हुए थे। एंड इसकी जो आउटब्रेक थी वो तब हुई जब एक प्रेरी डॉग, जो एक तरह का रोडेंट है, वो पेट था, पालतू प्रेरी डॉग रोडेंट था, और वो उस घर में रखा गया था जहाँ पे उन्होंने और रोडेंट से जो घाना से लाए गए थे, तो उस प्रेरी डॉग ने उन घाना से लाए गए रोडेंट से या वो जानवरों से बीमारी ले ली और उससे उनके आगे फैलना शुरू किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो बीमारी है मुख्यतः तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है और वहाँ पे एंडेमिक है, मतलब वहाँ पे ये यूजुअली कुछ केसेस होते रहते हैं। पर ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि ये पूरे विश्व में फैल रही है और इस टाइम 89 कंट्रीज़ जो हैं वो इससे प्रभावित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट हमें इतना समझना पड़ेगा कि जो मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है ये पॉक्स वायरस हैं और इनका नाम पॉक्स वायरस फैमिली है और ये एक तरह से DNA वायरस है। और ये जो वायरस के जो जितने हैं टाइप्स उनमें सबसे बड़े हैं और इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ये जस्ट हमें स्मॉल से दिख जाते हैं
और हमें इससे ज़्यादा मेडिकल नॉलेज में इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुख्य बीमारियाँ इससे होती हैं वो मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हैं, और मैं थोड़ा इसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में और भी शेयर करूँगा। और दोस्तों, वायरस के बारे में एक और यहाँ पे मैं लाइन जोड़ना चाहूँगा कि वायरस एक यूनिक क्रिएशन है प्रकृति की, और ये मृत और सजीव यानी कि जिंदा या मृत के डेफिनेशन से परे हैं। जैसे अगर ये शरीर से बाहर हैं तो ये मृत पड़े रहते हैं, और जब किसी सेल में घुस जाते हैं, शरीर के अंदर घुस जाते हैं, तो ये जीवित हो जाते हैं। So that's all we should know about the virus in this video. So friends, एक बार जब आप एक मंकी पॉक्स के मरीज या जानवर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इसके जो लक्षण हैं, सो फ्रेंड्स, अगर आप मंकी पॉक्स के किसी पेशेंट या किसी जानवर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इसके जो लक्षण हैं वो लगभग 3 हफ्ते के अंदर आपको आने शुरू हो जाते हैं। और शुरुआती तौर में जो इसके लक्षण हैं वो कॉमन जुकाम या कॉमन कोल्ड है उसके तरह होते हैं, जो कॉमन फ्लू हम कहते हैं, कॉमन जुकाम कहते हैं। और उसके जुकाम होने के बाद मरीज को लगभग 1 से 4 दिन के भीतर हाथों में, चमड़ी में, मुंह में एक रैश जैसा या एक घाव पैदा हो जाते हैं, जो एक मंकी पॉक्स का काफ़ी स्पेसिफिक लक्षण है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो कौन से लक्षण वो जुकाम के हैं और कौन से लक्षण जो हैं वो मंकी पॉक्स के हैं। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। इसमें जो हैंड फुट माउथ डिजीज़ है, कोरोना है, H1N1 है और सीजनल इन्फ्लुएंजा, तो ये जितने भी वायरस हैं जो मुख्य तौर पे जो इनके लक्षण होंगे वो कॉमन जुकाम की तरह ही होंगे, बट जो आगे जाके ये अपना अपना अलग अलग रूप दिखाते हैं। ये जो मंकी पॉक्स है और द पॉक्स वायरस जो ये है फैलाता है मंकी पॉक्स, ये इस पे दो जो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये संक्रमित करने वाली बीमारी है, कंटेजियस डिजीज़ है। संक्रमित करने वाली बीमारी वो बीमारी है जो, जैसे कि मैंने कि आपकी जो बीमारी है जो एक मरीज़ से दूसरे हेल्दी स्वस्थ मनुष्य में जा सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई मरीज़ है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, तो उसकी बीमारी दूसरे आदमी को नहीं फैल सकती, वो कंटेजियस नहीं है। परंतु अगर मंकी पॉक्स का मरीज़ है तो अगर वो एक स्वस्थ मनुष्य के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो बीमारी उसको फैल सकती है। और ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मीन की सामान्यतः ये बीमारी जो है वो जानवरों में होती है, परंतु अगर आदमी जो है उन जानवरों के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमें भी ये हो सकती है। पर मुख्य जो इसका रेजरवायर है, जो ट्रांसमिशन है, जो स्प्रेड है, वो जानवरों में ही होता है। एक और टर्म है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड वो अवधि है जिसमें जैसे कि एक मनुष्य ने किसी पेशेंट के साथ या किसी जानवर के साथ कांटेक्ट हो गया जिसको मंकी पॉक्स है, तो 3 से 17 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मनुष्य की कैसी इम्यूनिटी है, कैसे वो बीमारी करते हैं। तो ये पीरियड लगभग 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक या 3 से 17 दिन का जो समय है, उसमें मनुष्य में ये वायरस जो है वो फैलता रहता है, पर उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो इस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उस अवधि में जनरली जो मरीज है उसको हम इन्फेक्शस भी नहीं मानते, कि जैसे वो कॉन्टैक्ट में आया, उसमें वायरस चला गया, वायरस उसमें फैल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें कोई भी लक्षण नहीं है, पेशेंट टोटली एसिम्प्टोमेटिक है। और यूजुअली ये पीरियड जो है वो 3 से 17 दिन है, जब मरीज वो लक्षण दिखाएगा और हमें पता चलेगा कि इस आदमी को ये बीमारी हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये मंकी पॉक्स वायरस नॉर्मली पहले भी पाया जाता है, और आदमियों से आदमी में इसका फैलना जो है वो थोड़ा सा नहीं देखा गया है और ये रेयर है। बट वहाँ पे जानवरों के साथ जो भी संपर्क, इन्फेक्टेड जो संक्रमित जानवर उनके साथ अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो उसमें ये बीमारी हो जाती थी। पर अभी जो मैं जो जैसे पहले दिखाया है कि अभी इस टाइम अचानक एक सर्ज आई है, अचानक ही अलग से अलग लगभग 89 देशों में ये हो चुका है, और हम आदमियों में इसका
बहुत जल्दी संक्रमण फैल रहा है। तो इसका एक कारण जो साइंटिस्ट सोचते हैं वो ये है कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो पहले हम आई थिंक चेचक कहते थे, तो वो जो है लास्ट जो केस था वो 1977 में हुआ था, और 1980 में WHO ने इस दुनिया को या इस धरती को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया था, जो एक आधुनिक साइंस की या मेडिकल फील्ड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो स्मॉल पॉक्स की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, जो उसकी एंटीबॉडी शीट में थी, वो हमारे लिए इस मंकी पॉक्स से भी बचाती हैं। दैट मीन्स अगर कोई पेशेंट को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई या उसको वैक्सीन लगा, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसकी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता है, वो अपने आप ही मंकी पॉक्स को भी रोक लेती थी। और जैसे मैंने कहा कि 1977 के बाद कोई केस नहीं हुआ और अब कोई इम्यूनाइजेशन भी नहीं होती है, तो शायद वो इम्यूनिटी जो है वो अब कम हो गई है, इसलिए हम ज़्यादा संक्रमण देख रहे हैं। मंकी पॉक्स के जो मुख्य लक्षण हैं वो कॉमन कोल्ड की तरह, कॉमन फ्लू की तरह हैं, जिसमें बुखार, सर दर्द, आपके शरीर में दर्द हैं या मसल पेन और लो फील करना। और एक जो अन्य लक्षण है वो सोलन लिम्फ फ्लूइड हैं, जो हमारी छोटी छोटी गिल्टियाँ गले में या हमारी आर्म पिट्स में हो सकती हैं। इन लक्षणों के यूजुअली बाद जो है साथ में 1 से 4 दिन के बाद आपको पेशेंट को रैश आ जाता है, जो काफ़ी ख़ास तरह का रैश होता है, जो हाथों में पैरों में फैल जाता है। एंड ये जो रैश है वो 2 से 3 हफ्ते तक रह सकता है। एंड रैश जो है मुख्यतः हमारे चेहरे, हथेलियों पे या पैरों के तल में, आँखों में, मुंह में, गले में या हमारे गुप्तांग के एरिया में फैल सकता है। तो ये जो रैश की कुछ पिक्स हैं, तो रैश इस तरह से हाथों में, मुंह में, हथेलियों में इस तरह के छोटे छोटे घाव हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी हाल ही में एक अन्य वीडियो भी बनाया था, जो हैंड फुट माउथ डिजीज़ पे था, यानी कि हाथ पैर मुंह की बीमारी, जो एक और बीमारी है जो एक अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे फैलती जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो उसका जो रैश था या उसके घाव थे वो भी सामान्यतः उसी तरह से फैलते हैं, उसके लक्षण भी काफ़ी इस बीमारी के साथ ओवरलैप करते हैं। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। अगर आप इच्छुक हो तो हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, 99% जो लोगों में लक्षण होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ज़्यादातर ये लक्षण जो है, ये बीमारी जो है बिना किसी निदान के उपचार से अपने आप ही ठीक हो सकती है। परंतु कुछ लोग स्पेशली जैसे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, या जिनकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, ऐसे लोग, जैसे लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, या कोई पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है, या कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट रिसीव्ड है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, या जो पेशेंट ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आप में इस बीमारी का ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो जो इसके लक्षण हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सामान्य तौर पे 2 या 3 हफ्ते के अंदर चले जाते हैं, और न्यूबॉर्न बेबीज़ और जो बच्चे हैं और इम्यून डेफिशिएंट जो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको ज़्यादा सीरियस सिम्टम या सीरियस लक्षण आ सकते हैं, और उनमें मृत्यु होने का भी चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसकी जो मुख्य तौर पे जो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, वो चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, या निमोनिया, या दिमागी तौर पे कन्फ्यूज़न, या आई के प्रॉब्लम आ सकती है। पर तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 99%, दैट इज़ 99% ऑफ द पेशेंट विल रिकवर विदाउट एनी सीक्वल, विदाउट एनी, कोई 99% लोगों में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो इसके लक्षण हैं फ्रेंड्स, वो 2-3 हफ्ते में चले जाते हैं। एंड जनरली हमें पेशेंट को सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी है। सपोर्टिव केयर का मतलब है उसको बुखार की या दर्द की दवाइयाँ ही देनी है,
और ये बात मैंने पहले भी बहुत ही जोर देकर पिछले वीडियो में कही थी कि बच्चों को कभी भी किसी वायरल इलनेस के लिए या जुकाम के लिए या जुकाम के दौरान बुखार के लिए इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन या ऐसी दवाइयाँ जिनमें ऐसी कोई दवाई पाई जाती हो कभी ना दें। और ये एक रे सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है और जो बच्चों में घातक हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये दोबारा जोर देके आपके पास कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को किसी भी बीमारी के लिए रे सिंड्रोम हो सकता है तो डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन जो स्पेशली जुकाम के दौरान ना दें। और पैरासीटामोल इज़ दी सबसे बेहतर और सुरक्षित दवाई है। और मरीज तब तक औरों के लिए बीमारी फैला सकता है, औरों के लिए खतरा है जब तक उसके सारे जो घाव हैं वो सूख नहीं गए हैं और जो घाव के ऊपर जो क्रस्ट बनती है वो गिर नहीं गई है और उसके नीचे नई चमड़ी आ जाएगी। सो जब तक नई चमड़ी घावों के नीचे नहीं आ जाती तब तक उस मरीज को ऐसा माने कि उससे औरों को परेशानी हो सकती है। और हमें तब तक अगर ऐसी है बीमारी हमें है तो हमें तब तक औरों को नहीं मिलना जुलना है। तो अगला प्रश्न जो हमसे लोग पूछते हैं या एक क्वेरी आती है कि क्या मक्की पॉक्स से हमारी मौत हो सकती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि 99% लोग जो हैं जो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सीक्वल के ठीक हो जाएंगे। गर्भवती स्त्रियाँ, न्यूबॉर्न बच्चे, जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं या ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनके लिए ज़्यादा रिस्क है और उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और या अपनी मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और तो ऐसा हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो हमें चाहिए और उससे हम सेफली निकल सकते हैं। सो ये जो डाटा है कि कुछ आई थिंक WHO की वेबसाइट पे दिया गया है कि पास्ट में पहले जो इन्फेक्शन हुए हैं मंकी पॉक्स के थ्रू हमें 1 से 10% लोगों की मृत्यु हुई है। परंतु मुझे ऐसा लगता है और ये उस वेबसाइट पे दिया भी किया है कि ये ओवर एस्टिमेट है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये बीमारी है मुख्यतः अफ्रीकन कंट्री में मिलती हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है और जहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। और जो अब ये बीमारी पहले इतनी कॉमन नहीं थी या डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलती थी, तो ये एक ओवर एस्टिमेट हो सकता है। और अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसे जिन जिन कंट्री में इसकी आउटब्रेक हुई है पर वहाँ पे जो मृत्यु है या तो ना के बराबर है या बिल्कुल मिनिमल है। सो इन फिगर्स पे ना विश्वास करें। और जो अभी तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें 99% लोग जो हैं वो बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाए। तो हमारे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि 1 से 10% लोग इस बीमारी से मरे होंगे। ये हमें एक ओवर एस्टिमेट लगता है क्योंकि जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दिखाता। तो मंकी पॉक्स जो है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है। तो सभी वायरल इलनेस चाहे वो कोरोना का हैंड फुट माउथ डिजीज़ है या कोई अन्य बीमारी है इनमें जल्दी हमें एक क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए। दैट इज़ एक आदमी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए और जिसमें ये बीमारी हो तो वो बीमार से स्वस्थ मनुष्य में जा सकता है। ये हमारा मुंह से मुंह का, स्किन से स्किन का और ये एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। अब ये कितनी देर एक आदमी बीमार होने के बाद कितनी देर तक वो दूसरों को बीमारी दे सकता है इसका हमारे पास कोई पूरा अभी तक उत्तर नहीं अवेलेबल है। और जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी शायद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। और मुख्य तौर पे जो मैंने पहले भी कहा कि जो मरीज को हम मान लेंगे कि वो औरों के लिए बीमारी फैला सकता है जब तक उसके सारे घाव भर नहीं गए हैं और उसके जो नीचे ही जो है नई स्किन आ गई है। तो अगर ऐसा हो चुका है तो मान सकते हैं कि उस मनुष्य को अब औरों के लिए खतरा नहीं है। परंतु अभी इस पर पूरी जानकारी हमें और मिलना बाकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो जो हैंड फुट माउथ डिजीज़ पे है उसको देखा है तो आप ये समझ लेंगे कि ज़्यादातर जो वायरस हैं उनके लिए हमें क्लोज कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो मंकी पॉक्स है, हैंड फुट माउथ डिजीज़ है और कोई भी वायरल इलनेस है। तो इसमें जो आदमी जो मरीज का जो एनवायरनमेंट है वो इन्फेक्ट हो जाता है। वो एनवायरनमेंट जो आपका वो
यूज़ की आइटम्स हो सकती हैं, उसके कप हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, उसके बाथरूम के आर्टिकल्स हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें उसके स्क्रीशन लगते हैं, जिसमें घाव के स्क्रीशन हो सकते हैं, उसका सलाइवा हो सकता है, उसके छींक के स्क्रीशन हो सकते हैं, या जब वो बात करता है तो बात करते वक्त जो मुंह से हमारे पानी के ड्रॉपलेट या फोमाइट्स निकलते हैं वो दूसरे एक स्वस्थ आदमी के कॉन्टेक्ट में आए, तब वो जो है आगे फैल सकता है। और ये बीमारी जो है वो माँ से, गर्भवती माँ से उसके घर में पले बच्चे में भी फैल सकती है। दोस्तों, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं, ये भी देखा गया है कि इस बार इस महामारी में फैलने में काफ़ी अहम भूमिका उनकी कॉन्टैक्ट्स की रही है। सो हमें उसमें भी अच्छी तरह से परहेज रखने का या सुरक्षा लेने का ज़रूरत है। सो दोस्तों, इस बीमारी का आगे हमें स्प्रेड रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अगर किसी ऐसे जानवर से या इससे मरीज़ के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है तो हम अपना आगे कांटेक्ट कम करें, अपने आप को आइसोलेट करें, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उन सब आइटम्स को हम क्लीन करें, उनको जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स हैं उनसे हम साफ़ करें। फ्रेंड्स, जो पानी और साबुन है और जो अल्कोहल बेस्ड रब हैं, डिसइंफेक्टेड हैं, ये सबसे बेहतर हथियार हैं इन सभी वायरल इलनेस से लड़ने के लिए। सो मैं 3 चीज़ें, जो आपका हाथ धोना है पानी और साबुन के साथ, आपके जो अल्कोहल रब हैं, आपके जो मास्क हैं, वो हमें इन ज़्यादातर इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो हमें ये भी अपने आप में जानकारी रखना ज़रूरी है कि कैसे बीमारी फैल रही है हमारे एरिया में, हमारे देश में, या हमारे ज़िला या राज्य में किस तरह के केसेस आ रहे हैं, ताकि उस तरह से हम अपने ज़्यादा परहेज प्रिकॉशंस ले सकें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ओपन कन्वर्सेशन, आपको खुली बात करनी चाहिए, स्पेशली आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं उनको बारे में आपको अच्छी तरह से खुल के बताना चाहिए अगर आपका एक्सपोजर है या आप में ऐसे लक्षण हैं, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। अगर आपको लगता है कि आप में या आपके किसी निकट फ्रेंड में, संबंधी में ऐसे लक्षण हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है। ही में लैंसेट, जो एक रिप्यूटेड जर्नल है मेडिकल साइंस का, उसमें रिपोर्ट छपी थी कि जो पेट डॉग हैं उनको अपने ओनर से, मालिकों से ये बीमारी फैल गई और उनसे वो आगे भी फैल सकती है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो पेट डॉग्स हैं, हमारे जो पालतू जानवर हैं, उनमें ये बीमारी फैल सकती है और वो आगे बीमारी फैलने में कैरियर हो सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें ये इस ऐसी बीमारी के लक्षण हैं और एक्सपोजर हो गया, तो ज़रूरी है कि हम सबको बताएं। और एक्सपोजर के बाद, जैसे मैंने कहा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 3 हफ्ते तक हो सकता है, तो एटलीस्ट हमें 21 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करना है, जब तक टेस्ट के द्वारा या मेडिकल फैसिलिटी द्वारा ये कंफर्म ना कर दिया जाए कि हम में ये बीमारी नहीं है। अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को इस एक्सपोजर के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताना है कि मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ, और वो भी अपने अपने लक्षणों को ध्यान रखें ताकि वो प्रिकॉशन ले सकें और आपकी कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो अपने आप को आइसोलेट कर सकें या आगे मेडिकल एडवाइस ले सकें। एंड अपनी ऐसी हालत में अपने लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि ऐसे आप एक कंटेजियस डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, और जब तक आपके लक्षण सारे सबसाइड ना हो जाएं या आपको मेडिकल फैसिलिटी द्वारा क्लियर नहीं किया कर दिया जाए, तो तब तक अपने आप को आइसोलेट करके रखें। सो अगला जो प्रश्न कॉमनली तौर पे पूछा जाता है कि क्या चिकन पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका उत्तर हाँ है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स और एवं जो मंकी पॉक्स है, जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स हैं, ये एक ही पॉक्स वायरस का बीमारी है और जो अलग अलग स्ट्रेन है। तो जो एक की जो बीमारी, यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी या उस इंजेक्शन है, वो दूसरे के लिए भी काम करेगा। तो इसलिए जो एक तरह के स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, वो रिसेंटली यूरोपियन देशों ने उसको अप्रूव किया है, परंतु अभी तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है और हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। तो हमें अपने आप को इन्फॉर्म रखना है, अपने आप को परहेज रखना है और लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो इसके लिए में भी यूज़ किया जाएगा, परंतु अभी तक कोई मास वैक्सीनेशन जैसे कि कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने किया है, वैसा कोई अभी गाइडलाइंस नहीं है।
और अभी एट रिस्क इंडिविजुअल हैं, शायद उनके लिए गवर्नमेंट शुरू करेगी या एक रिंग वैक्सीनेशन के तौर में भी इसको शुरू किया जा सकता है। परंतु भी हमें इस गाइडलाइंस का या इन निर्देशों का, दिशा निर्देशों का हमें अभी इंतज़ार करना होगा और जैसे वो निर्देश होंगे वैसे हमें पालन करेंगे। तो जो लोकल एजेंसीज़ हैं, नोडल एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपनी क्लोज जो एक गिद्ध दृष्टि इस सिचुएशन पे बनाए हुए हैं, जैसा कि हमें इन न्यूज़पेपर से पता चलता है और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, केसेस का लोड कैसे आता है, कैसे ये आगे सिचुएशन बदलती है, उस हिसाब से सरकार या गवर्नमेंट जो है वो अपनी दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छी तरह से इन्फॉर्म रखें और आगे इंफॉर्मेशन फैलाएं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि किसी भी वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक या लक्षणों का उपचार होता है। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, दर्द है तो दर्द की दवाई, जिसमें से पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन जो मुख्य तौर से हम यूज़ कर सकते हैं। जख्मों के लिए कुछ सूदिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। कृपया कोई भी दवाई शुरू करने से लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। और ये मैं दोबारा इस बात पे जोर देने के बाद कहूँगा कि बच्चों में कभी भी किसी भी वायरल इलनेस के लिए, किसी भी जुकाम के लिए या जुकाम के बाद किसी भी बुखार के लिए इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन कभी ना दें, जो बच्चों में घातक हो सकता है। और अपने जो हेयर्स हैं, अपनी जो स्किन है उसको ड्राई रखें और इनको रब करना या उनको खारिश करना थोड़ा अवॉइड करें। एंड कुछ इमोलिएंट या कुछ सूदिंग क्रीम उन पर लगा सकते हैं। और हमेशा जख्म को टच करने के बाद हमेशा अपने हाथ धोएं और अपने इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से बचाएं। दोस्तों, एक और बात जो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि जो लोग आइसोलेट करते हैं या जो अपने आप को अलग कमरे में बंद कर देते हैं, उनमें जो मानसिक प्रभाव थे, दुष्प्रभाव काफ़ी पाए गए। जो सुसाइड करने का रेट था वो अचानक बढ़ गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी की या किसी भी पेंडेमिक के दौरान या हम अपने आप को मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे, दोनों तौर पे स्वस्थ रखें। कोई भी बात है तो अपने डॉक्टर से, अपने नज़दीक संबंधियों से, दोस्तों से करें और कभी भी इस बीमारी का दुष्प्रभाव अपने मस्तिष्क पे ना आने दें। अगला जो प्रश्न है कि क्या कोई एंटीवायरल ड्रग है जो इस पे हम यूज़ कर सकते हैं मंकी पॉक्स के दौरान? यस, एक जो स्मॉल पॉक्स के ऊपर इतनी सारी रिसर्च हुई है और जिस बीमारी को हम इस दुनिया से, इस पृथ्वी से इरेडिकेट करने में या उसको बिल्कुल मिटाने में कामयाब हुए, तो उसी के लिए जो एक वायरस एंटीवायरल दवाई है जो टिकोबिनिमेट के नाम पे है और अभी हाल ही में उसको अप्रूव किया है यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने। परंतु मंकी पॉक्स के लिए या ज़्यादा क्लस्टर ऑफ केसेस या महामारी और मंकी पॉक्स में जो इसका उपयोग नहीं हुआ है और हमारे पास अभी तक ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। परंतु जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और साइंटिस्ट और डाटा इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर जवाब होंगे। और अभी हमें कोई भी जो दवाई है और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना किसी एक्सपर्ट से नहीं करना है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक से ली गई है, परंतु ये आपकी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए ही है। और कोई भी जो इलाज का जो निर्णय है वो इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारी के आधार पे नहीं लेना है। फ्रेंड्स, जो मेरा जो कंटेंट है इस वीडियो का, वो उसके सोर्सेज यहाँ पे हैं, जो CDC है, WHO की साइट्स हैं, या हैरिसन, हमारी इंटरनल हैरिसन टेक्स्ट बुक इंटरनल मेडिसिन और ऑफिशियल वेबसाइट WHO एंड डिफरेंट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड गूगल ऑफ कोर्स इज़ द मेन सोर्स जिसके थ्रू हम हर जगह पहुँचते हैं। और जो नेशनल हेल्थ सिस्टम ऑफ UK है उससे भी ली गई है। इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। अगर आप चाहें तो इन फैक्ट्स को वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं और अन्य और जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कृपया जानकारी, नॉलेज को शेयर करें, वायरस को ना शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट।
एंड इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।